जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो कोयल करंट के इस नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पर हम लोग 2022 दिसंबर के मंथली करंट अफेयर्स देखेंगे, स्टार्टिंग विथ पॉलिटी। और पॉलिटी के अंदर भी ये सब सब टॉपिक वाइज जाएंगे, राइट्स इशू, जुडिशरी, पार्लियामेंट वगैरह। इसकी मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ फाइल अपलोड हो चुकी है। ये पूरी फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। किधर से? तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर कि यहाँ पर unacademy.com/content/upsc/download से। इंग्लिश वर्जन अपलोड हो चुका है, हिंदी भी अपलोड हुआ है, लेकिन अभी सर्वर में कुछ इशू है, इसलिए वो सामने दिख नहीं रहा है, पर जल्दी वो सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपके 3 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला कि इतना लेट मैगजीन क्यों पब्लिश हो रहा है? कि दिसंबर भी खत्म हो गया, अभी जनवरी को भी 20 तारीख होने को आई, प्रीलिम को करीब 130 दिन के आसपास बचा है, 4 महीने के आसपास। सो वाई सो लेट? उसका कारण ये मैगजीन पे काम करने वाले कुछ एम्प्लॉय वो अपनी जॉब दूसरी जगह पर वो चले गए, तो उसकी जगह अब नए लोग को रख के उनको ट्रेनिंग देने में टाइम जा रहा है। दूसरा, मैं खुद भी ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट मिलता है, मॉक इंटरव्यू पैनलिस्ट यूपीएससी, तो उसमें मैं बिजी हो गया। प्रीलिम्स की मेरी एक रफ्तार बैच चल रही है, उसका थोड़ा काम रहता है। वैसे इसका मतलब ये नहीं कि मैं कंटेंट अपलोड नहीं करा। आप मेरे टेलीग्राम पर देखिए डेली करंट अफेयर्स, अपनी ये जो यूट्यूब चैनल है उसकी कम्युनिटी टैब में जाओ, वहाँ पर भी आपको सब चीज़ें मिलेंगी। और मेरी वेबसाइट monal.org, वहाँ से भी तो होते रहता है। रोज़ वीडियो इसलिए नहीं बनाता क्योंकि उसके लिए कैमरा सेटअप और ये सब लाइट, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोफोन तामझाम, सब तकलीफ वाला काम है। तो ये एक चीज़ है। अगले महीने भी हो सकता है मैगजीन थोड़ी लेट पब्लिश हो, क्योंकि आप जानते हैं नया बजट और इकोनॉमिक सर्वे आएगा, फिर मुझे उसके आसपास थोड़े वीडियो और कंटेंट बनाने होंगे। हाँ, तो हो सकता है थोड़ा जनवरी करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन भी थोड़ी लेट आए, हो सकता है। सेकंड, ये जो वीडियो है, ये मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो कोयल करंट सीरीज, अब तक मैं पूरे महीने का एक ही बार में 1 डेढ़ घंटे का बना देता था वीडियो, लेकिन इस बार मैं इसे सब्जेक्ट वाइज बना रहा हूँ। मतलब ये पॉलिटी का है, इसके बाद इकोनॉमी, इसके बाद आईआर, उसके बाद एनवायरनमेंट ज्योग्राफी, उस हिसाब से 4 5 वीडियो में बनाऊंगा। उसके दो कारण हैं। एक तो सारे सब्जेक्ट का, मतलब दिसंबर महीने के जितने सारे सब्जेक्ट हुए थे करंट अफेयर्स के, सारे का पावर पॉइंट रेडी नहीं है। लेकिन आप जानते हैं मैगजीन ऑलरेडी लेट हो चुका है, अब उसका पावर पॉइंट जब तक बने तो समझिए एक हफ्ता और चला जाए। तो पूरी रसोई तैयार नहीं हो तो कोई नहीं, जो सब्जी रोटी पहले तैयार है कम से कम उतना पढ़ लेते। इसलिए पहले ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके 1 2 दिन बाद में दूसरा वीडियो, तीसरा उस तरह से ख़त्म करता हूँ। और दूसरी ये चीज़ कि पूरी एक वीडियो में सारे टॉपिक पढ़ाओ, उसकी जगह टॉपिक वाइज उसको बांट दो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी। तो उसमें वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और पेज व्यू के अंदर ज़्यादा फायदेमंद रहता है। सो दैट इज सेकंड एफएक्यू, कि इस बार क्यों सब्जेक्ट वाइज वीडियो बना रहे हो, एक ही बार में 1 घंटे का क्यों नहीं पढ़ा है। तीसरा, ये जो वीडियो सीरीज चल रही है उसका सबसे बेस्ट उपयोग कैसे किया जाए। तो उसके लिए आप देखिए, सही तरीके से उपयोग करना तो पहले ये मंथली मैगजीन आप डाउनलोड कर दो। फिर अभी ये वीडियो देखो कि जहाँ पर मैं आपको पॉलिटी सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद सिर्फ आप उतना सेक्शन उस मैगजीन से पढ़ो। फिर अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा इकोनॉमी का, तो वो वीडियो देखो, उसके बाद सिर्फ मैं इकोनॉमी जितना सेक्शन उस पीडीएफ फाइल में से आप देखें, तो आपको फायदेमंद होगा। रादर देन कि पूरा देखा जाए वीडियो फिर एक एक करके पढ़ेंगे, तो उतने में आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा कम हो गया होगा। तीसरी बात, ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो एक एक फैक्ट के नीचे लाइन घिस घिस के नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, बाकी आप वीडियो में से ये सुन के पीडीएफ फाइल में से सब समझ लेना। क्योंकि मेरा हमेशा से नियम है कि 20 मिनट जो आप पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं, तो 40 मिनट उसका वीडियो नहीं खींचना चाहिए। खासकर तब जब अभी ये प्रीलिम्स को कितने 4 महीने या उसके आसपास वक्त बाकी है। देखिए, मई महीने के चौथे हफ्ते में प्रीलिम एग्ज़ाम है, तो आपका अप्रैल में रिवीजन, सी सेट, ये सब में जाए, मॉक टेस्ट वगैरह में। और अभी ये जनवरी भी लगभग ख़त्म होने को आए, तो आपके पास नया पढ़ने के लिए जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 2.5 3 महीने जितना ही समय है। तो उसमें आप वीडियो वीडियो ही देखते रहेंगे तो टेक्स्ट जो पढ़ पढ़ के ख़त्म करनी हो नहीं पाएगी। इसलिए सारे सब्जेक्ट के अंदर यही सलाह है कि जो चीज़ आपको 20 मिनट पढ़ के ख़त्म हो जाती है, तो 40 मिनट उसका वीडियो देखने मत बैठो, वरना फिर ये रफ्तार से आप भाग नहीं पाएंगे रेस में। खैर, तो डिस्क्लेमर पूरा हुआ, अभी हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। पॉलिटी पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमी, फिर आईआर वगैरह सीक्वेंस में हम चलते हैं। तो सबसे पहले पॉलिटी। पॉलिटी को भी सब टॉपिक में बांट के करते हैं, कि सबसे पहले राइट्स इशू। राइट्स इशू में एक मुद्दा चला, पर्सनालिटी राइट्स। वो ऐसा कि ये ऐश्वर्या के फोटो वाली ये सब पतंगे बेची जाती हैं। कई बार वो वेफर, पाउच, सब, स्कूल बैग है, कंपास बॉक्स है, नोटबुक्स हैं, बिना फिल्म स्टार को पूछे उसके फोटोग्राफ्स को यूज़ किया जाता है। तो क्या ये उनके पर्सनालिटी राइट्स का
दुरुपयोग नहीं हो रहा है, उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया कि हाँ बराबर है कि बॉलीवुड स्टार के फ़ोटो की इस्तेमाल उसकी परमिशन के बगैर नहीं होनी चाहिए, ऐसा कमर्शियल कामों में उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। उसी तरह अमिताभ बच्चन का फ़ोटो लगा के कुछ लोग इलीगल लॉटरी स्कीम्स चलाते हैं वगैरह। तो यानी ये सब पर्सनालिटी राइट्स हैं और बिना उस पर्सन की परमिशन के उसका ऐसा कमर्शियल उपयोग नहीं हो सकता है। दूसरा राइट्स इशू में मुद्दा चला ओबीसी सब कैटेगराइजेशन, हालांकि ये तो काफ़ी टाइम से चल ही रहा है। कुल मिलाकर मामला ये है कि जैसे बिहार में दलित के अलावा महादलित ऐसी एक अलग कैटेगरी बनाई गई, उनको अलग से रिजर्वेशन या रिजर्वेशन के बीच भीतर उनका अलग से कोटा हो, उनको गवर्नमेंट स्कीम में फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए, ऐसा सब किया गया। तो उसी तर्ज पे क्या ओबीसी कैटेगरी में भी सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे ओबीसी समुदाय हैं जिन्होंने कॉलेज एडमिशन सरकारी नौकरी में ज़्यादातर वही लोग जाते हैं, और कुछ ऐसे ओबीसी कास्ट है जिनको बहुत कम उसका फ़ायदा मिला क्योंकि पहले से उनके बाप दादा के ज़माने से उनको इतना एजुकेशन पढ़ाई लिखाई के अवसर नहीं थे। तो ये ऐसा कि कोई ऑलरेडी आईएएस बन गया है तो फिर अपने बच्चों को वो बेस्ट कोचिंग दिखा के वही उसके ही बच्चे आईएएस बनते रहे, ऐसा कुछ देखिए। तो सरकार ने जस्टिस जी रोहिणी कमीशन बनाया था कि आप इस पर बताइए कि ये जो मान लीजिए 2000 5000 ओबीसी कम्युनिटी है उसको भी 4 कैटेगरी में मान लीजिए बांट दिया जाए, और ये वाली कैटेगरी को कम रिजर्वेशन मिलेगा, इसको थोड़ा और सब कोटा में ज़्यादा करते हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए कि नहीं। कहा जाता है कि ये जस्टिस जी रोहिणी ने ऑलरेडी रिपोर्ट बना दिया है, लेकिन सरकार उसको रिलीज़ नहीं कर रही क्योंकि जो भी इलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट के आने वाले हों तो उनको लगता है इससे फ़ायदा या नुकसान हो, तो उसकी बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री चलते रहती। तो उसका कुछ होगा आप देख लेना। राइट्स इशू में फिर तीसरा मुद्दा था, स्विट्ज़रलैंड के अंदर कुछ ऐसा डिसीजन लेना था कि क्या किन्नर समुदाय थर्ड जेंडर उसके पासपोर्ट इलेक्शन कार्ड वो सब में उसका अलग से जेंडर तो मेल फीमेल थर्ड या अदर ऐसा कॉलम होना चाहिए कि नहीं। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं सिर्फ दो ही हो सकता है, या तो मेल है या तो फीमेल है। उसके मुकाबले हम भारत में देखें तो तीन ऑप्शन हैं। तो ये क्या दिखाता है कि कंपेयर टू कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो स्विट्ज़रलैंड के मुकाबले हमारी ये जो राज्य व्यवस्था है वो ज़्यादा उदारमतवादी है। अब ये भी नहीं कि ये एमसीक्यू में ऐसा आएगा कि ये है कि नहीं, पर जब आप मेंस में लिख रहे हैं मेंस पेपर 2 या निबंध लिख रहे हैं कि वाई वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर डेमोक्रेसी, तो वो ज़्यादा इंक्लूसिव यानी समावेशी है। स्विट्ज़रलैंड जैसे ज़्यादा अमीर देश या ज़्यादा वेस्टर्न कंट्री वो भी हमारे मुकाबले उनकी पुरानी मानसिकता है। राइट्स इशू में आगे बढ़े तो राइट टू सुसाइड, आत्महत्या का प्रयास किया तो 1 साल की सज़ा भारत में हो सकती है। पाकिस्तान में भी ऐसा था, लेकिन अभी उन्होंने कानून में सुधार किया कि अभी आप सुसाइड अटेम्प्ट करोगे और नहीं मरे तो आपको जेल में फिट नहीं करेंगे, आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और हेल्प दिया जाएगा। तो यानी ये ऐसा कि वो थोड़े ज़्यादा उदारमतवादी अब दिखते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपको निबंध और एथिक्स में या कहीं पर क्या लिखना है, क्या जस्टिफाई करना है, उस हिसाब से कि माई विजन फॉर इंडिया या माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, तो अपने क्या लीगल सिस्टम में और रिफॉर्म्स आपको दिखते हैं कि ये करने की ज़रूरत है। तो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड दैट शुड बी डन। राइट्स इशू में आगे बढ़े तो वो आईपीसी के अंदर सेक्शन 377 होमोसेक्सुअलिटी पर पहले वो गैर कानूनी था। फिर सर कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया कि कंसेंशुअल तरीके से आपसी सहमति से अगर ऐसे संबंध बनाए जाए तो वो गैर कानूनी नहीं है। अब ये तो ऑलरेडी हो गया। अब कुछ एक गे कपल था, उन्होंने कोर्ट में ऐसा कहा है कि हमें मैरिज की परमिशन होनी चाहिए, कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर मान ली हिंदुओं की शादी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट हो, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियंस के लिए उनके अलग कानून हो, तो हमारे मैरिज को भी लीगल रिकॉग्निशन मिले, समलैंगिक विवाह को भारत में मंजूरी दी जाए। तो इस पर हालांकि सरकार का ये मानना है कि नहीं, ये तो अपनी एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है कि शादी मेल और फीमेल के बीच हो सकती है, तो ये वाली चीज़ को हम नहीं लागू कर सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अब इसमें जजमेंट देगा। राइट्स इशू में एक और मुद्दा था एसिड अटैक विक्टिम्स। दिल्ली के अंदर कुछ ऐसे आवारा आशिकों ने एसिड फेंका। इस पर होम मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी कुछ रूल्स बना के रखे हैं कि जो भी एसिड की खरीदारी हो रही है उसके सेलर ने एसडीएम के साथ रजिस्टर करवाना होता है, और अगर ऐसा एसिड अटैक होता है तो वहाँ पर भी जो विक्टिम है उसको गवर्नमेंट की हेल्प मुआवजा यानी कॉम्पेंसेशन मिलेगा, और उसे पीएच कैटेगरी में गिना जाए, फिजिकली हैंडीकैप, ताकि पीएच को जो जॉब में कॉलेज में रिजर्वेशन मिलता है उसका फ़ायदा एसिड अटैक विक्टिम को भी मिले, ऐसा उन्होंने रिफॉर्म्स लिए हैं। महिलाओं के अंदर ही उनकी सुरक्षा के लिए नई चेतना कैंपेन बाय रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री।
तो मतलब ये कोई महिला को कभी रिसीव टाइप परेशान कर रहे हैं तो उसके खिलाफ उसके पास कौन कौन से लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव उपाय होते हैं, उसकी सब जागृति उनमें फैलाई जाएगी। तो नई चेतना, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इसमें एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं, वन लाइनर टाइप के। नई चेतना किसके लिए है? नया साइंस टेक्नोलॉजी में विमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए, गांव के अंदर कुछ नया डेमोक्रेटिक अवेयरनेस लाने के लिए, या मतलब SC ST के प्रति जो भेदभाव है उसको कम करने का कैंपेन है। तो क्या है, वीमेन को जो एट्रोसिटी हो रही है उसके खिलाफ उनको अवेयर करने का कैंपेन है। फिर ये NCPCR, वो नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन का कोई कमीशन होगा, उसने घर पोर्टल बनाया। घर पोर्टल का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये लापता या गुमशुदा बच्चे फिर कहीं से पकड़े जाते हैं, कुछ चोरी चकारी करते हैं, उनको जुवेनाइल होम में भेजा जाता है, फिर उनको अपने वतन और अपने फैमिली के साथ वापस मिलाया जा सके, उसके वास्ते ये घर पोर्टल है। भटके हुए बच्चों को घर जाने के और परिवार से मिलाने में मदद करेंगे। तो राइट्स इशू में ये कुछ बड़ी सी मुद्दे थे। MCQ बने तो ये सब कैसे, एक एक दो दो लाइन के, कि घर पोर्टल किसके लिए? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स का कुछ है जिसकी मदद से गरीबों को मकान दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना का ये पोर्टल है, तो नहीं, ये किसके लिए? इन बच्चों के लिए। ये कुछ हुए राइट्स इशू। आगे चलते, जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब क्या? द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्या? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, तीनों ने अपना काम करना चाहिए, दूसरे में टांग कम अड़ानी चाहिए। तो वो ज़्यादातर चर्चा में आता है कि जुडिशरी ये बोले और सरकार कहे नहीं, ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। तो ऐसे कुछ मामले चले। एक तो कॉलेजियम सिस्टम, कि जहाँ पर जुडिशरी क्या कहती है कि जज को हम सिलेक्ट करेंगे, सरकार इसमें कुछ ना बोले, तो उनका आपस में टकराव चलता है। उसमें भी नए जो लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू हैं, वो काफ़ी बयान देते हैं उस पर, वो थोड़ा अग्रेसिव रुख पे है, इसलिए चर्चा में बार बार आता है। दूसरा, दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने रूलिंग पार्टी आम आदमी पार्टी को कुछ नोटिस दिया है कि तुमने सरकारी खर्चे से ये 90 करोड़ के जो एडवर्टाइजमेंट दिए थे इलेक्शन के आसपास, तो वो सारा पैसा हमको वापस करो, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ है वगैरह। तीसरा, सरकार ने कुछ ऐसी अनुमति दी थी कि एरोप्लेन में सिख समुदाय के लोग किरपान साथ में ले जा सके। इस पर किसी ने शिकायत की कि ये गलत हो रहा है, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये तो एग्जीक्यूटिव का डिसीजन था, सरकार ने लिया है, तो इस पर हर जगह हमको टांग अड़ाना जरूरी लगता नहीं। अब इनमें से हर एक टॉपिक पर हम अभी से PhD नहीं करेंगे। हाँ, तो अभी से इसमें PhD करने बैठेंगे नहीं, थोड़ा और डेवलपमेंट, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम तो निरंतर चलने वाला मुद्दा है, तो जब तक कोई फाइनल जजमेंट नहीं आए तो और उसमें क्या ही देखना है। और मेंस एग्जाम से पहले और कुछ आएगा तब उसकी और तैयारी हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, उसको कौन सिलेक्ट करेगा? तो सरकार सिलेक्ट करती। अब यहाँ सेपरेशन पावर ऐसा कि जुडिशरी को इसमें कुछ बोलने का हक है नहीं। तो जज अब ये कह रहे हैं नहीं नहीं, ये जो इलेक्शन कमीशन का जो सिलेक्शन होता है, उस सिलेक्शन कमेटी में जज को भी रखो, क्योंकि कोर्ट को ऐसा लगता है कि सरकार अभी कुछ बदमाशियां कर रही है। वो ऐसा कि मान लीजिए इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल हो कि 6 साल तक या 65 ईयर तक उसका कार्यकाल हो, तो जानबूझकर सरकार ऐसे आदमी को नौकरी पे रखती है कि जो 1-2 साल में ही रिटायर हो जाए, क्योंकि उसकी एज लिमिट क्रॉस हो जाने वाली हो, ताकि कोई भी 6 साल तक टिक नहीं सके, वरना वो 6 साल रहेगा तो पूरा सिस्टम को ही रिफॉर्म कर देगा, जैसा एक ज़माने में इलेक्शन कमिश्नर TN सेशन थे उन्होंने किया था। इसलिए सरकार आजकल चालाकी कर रही है कि एकदम 1-2 साल तक ही रह सके ऐसा आदमी को रखती है। तो कोर्ट का यह आरोप है कि चुनाव आयोग को कमज़ोर किया जा रहा है और उसको सिलेक्ट करने के लिए हमें उस सिलेक्शन कमेटी में रखा जाए। हालांकि सरकार ने इस पे मना कर दिया कि जब जजों का सिलेक्शन है तो कॉलेजियम सिस्टम में आप हमारे मिनिस्टर को तो बैठने नहीं देते, तो फिर हम जब इलेक्शन कमिश्नर को सिलेक्ट करें तो तुमको क्यों बैठने दें? सो अगेन दिस इज अ कन्फ्लिक्ट इन सेपरेशन ऑफ पावर्स। फिर सेपरेशन ऑफ पावर में और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की लड़ाई इस पर कि लॉ मिनिस्टर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत लंबे वैकेशन पे चलती, कि साल में 365 डेज हो तो उसमें से सिर्फ 193 डेज ही काम होता है, हाईकोर्ट में 210 दिन काम हो रहा है। इसके चलते लोगों को बहुत असुविधा होती है, जो भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, मामले विलंबित है। हालांकि कोर्ट का इस पर क्या जस्टिफिकेशन है? पहला कि ये तो वेकेशन पे हम जाते हैं तो वो तो अंग्रेजों की परंपरा है, इसलिए हम उसको सम्मान करते हैं और जाते हैं। और दूसरा कि जब बाकी के दिन हम काम करते हैं तो हम रात रात भर बैठ के उस कोर्ट के केस का निपटान करते हैं, तो बाकी के दिन हम लोग ज़्यादा घंटे काम भी तो करते हैं। दैट इज़ देयर जस्टिफिकेशन। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे ने भी ये कहा है कि कोर्ट ने अपने वेकेशन की ड्यूरेशन को कम करना चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 200 दिन काम करती हो तो कोर्ट ने भी 200 दिन तो काम करना चाहिए। कोर्ट अगर कोई जजमेंट देता है
कि ये वाले केस में फांसी दे दो या इस वाले केस में इस आदमी को रिहा कर दो। मान लीजिए आप उस जजमेंट से नाराज़ हैं, तो आप उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं, रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। अब रिव्यू पिटीशन डाले तो कोर्ट उसको एंटरटेन करेगी कि नहीं? तो कुछ बार सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि सबरीमाला केस के अंदर एक बार शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटी एक्ट की वो कुछ ऐसा मामला था कि वो एफआईआर करे तो तुरंत दर्ज करके सामने वाले को अरेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, उस पर कुछ रिफॉर्म लिए थे, उस पर कुछ सुनवाई थी मेरे ख्याल से। तो तब हाँ रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने सुनी थी। हालांकि कुछ मामले ऐसे हैं कि जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था, जैसे राफेल केस में राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा किया। फिर बिल्किस बानो के जो गैंग रेप केस में जिन लोगों को लंबी जेल हुई थी उनको भी सरकार ने वक्त से पहले छोड़ दिया। उसके खिलाफ भी कुछ रिव्यू पिटीशन गई थी, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुना नहीं। सो दैट इज़ रिव्यू पिटीशन। राइट्स इशू देखिए, जुडिशरी देखा, पार्लियामेंट और इलेक्शन में क्या मामले थे, संसद और चुनाव के संबंधित मुद्दे। राज्यसभा का रूल 267, उसमें ऐसा कि राज्यसभा में रोज जो भी बिल यानी विधेयक की चर्चा होनी हो तो ऑपोजिशन पार्टी वाले नहीं, आज इसकी चर्चा मत करो, आज हमको चर्चा करवानी है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है या फिर कि चीन के साथ बॉर्डर में तनाव है। तो ऐसा रूटीन काम छोड़कर कोई स्पेसिफिक मुद्दे पर उन्हें चर्चा करवानी हो तो वो रूल 267 में नोटिस भेजते। अब वो चर्चा करवानी है कि नहीं, उसका फाइनल डिसीजन कौन लेगा? राज्यसभा के जो सभापति होंगे, मतलब अपने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। तो उन्होंने कुछ मना कर दिया कि ये मुद्दों पे कोई ऐसी ज़रूरत दिखती नहीं कि अभी चर्चा करवानी पड़े। तो ये चर्चा में था। आगे बढ़ते हैं, इलेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 170 में लिखा है कि कोई भी राज्य में विधानसभा जो है उसमें कितनी सीट हो सकती है, मिनिमम 60 से लेके मैक्सिमम 500 सीट हो सकती। लेकिन उसमें कुछ ख्याल रखा जाए कि हर एक कंस्टिट्यूंसी मतदान क्षेत्र ऐसा होना चाहिए कि उसमें पॉपुलेशन नाप तोल के बराबर हो। तो मान लीजिए केरला के अंदर 60 सीट्स हैं और 60 कंस्टिट्यूएंसी है, तो उस तरह से हमको डिवाइड करना चाहिए केरला स्टेट को कि हर एक कंस्टिट्यूएंसी में लगभग लगभग एक समान पॉपुलेशन, मान लीजिए 1 लाख लोग आ जाएं, ऐसा करो। तो अब हम इस तरह से सीमांकन कैसे करेंगे, डिलिमिटेशन कैसे करेंगे, उसके वास्ते यूनियन गवर्नमेंट डिलिमिटेशन कमीशन बनाती है। हाल के समय में ये आसाम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, वहाँ पर डिलिमिटेशन के लिए सरकार ने एक कमीशन बनाया था। जम्मू कश्मीर का शायद उसने रिपोर्ट दे दिया, अब उसको बोला तुम आसाम का करो। और आसाम का जब आप डिलिमिटेशन करो तो उसमें 2001 का सेंसस यानी जनगणना का डेटा इस्तेमाल करना। इस पे विरोध ये चल रहा है कि लेटेस्ट सेंसस तो 2011 में हुआ, तो लेटेस्ट डेटा यूज़ करो ना, 2001 का क्यों कर रहे हो? मतलब क्रिटिक्स का ये कहना है कि अच्छा 2001 का इसलिए कि उस हिसाब से हिंदू मुस्लिम का या माइग्रेशन का जो पैटर्न होगा उसमें बीजेपी को फ़ायदा होगा कि नहीं, उस हिसाब से वो कुछ कर रहे हैं। खैर अब ये तो कोर्ट कोई जजमेंट दे तो ही उसकी सीन बनती है, बाकी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो जानना था हमने कुछ चीज़ें जान ली। ऑफकोर्स इसमें और भी फैक्ट्स होंगे, तो वो मैंने आपको बताया, आप मैगजीन डाउनलोड करो और उसमें से देखो। मैं हर एक चीज़ ऐसा लाइन खींच खींच के आपको नहीं पढ़ाऊँगा, वरना ये वीडियो 1.5-2 घंटे चले और उससे कम समय में आप खुद ही इसको पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। आगे का मुद्दा है, आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला, ये क्या? तो नेशनल पार्टी की लिस्ट देख लेते हैं। बीजेपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, फिर कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टी छठे नंबर पर, मार्क्सिस्ट सातवां, इंडियन नेशनल कांग्रेस आठवां और आम आदमी पार्टी नौवीं नेशनल पार्टी बनी। तो वो कौन से कंडीशन है जिसके चलते किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलता है, वो सब फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स आपके ये हैंडआउट के अंदर सब, मतलब ये पीडीएफ फाइल के अंदर दिए हैं, वो आराम से आप देखना। ये रूल है कि ये 4 से 6 स्टेट में 6% वैलिड वोट एंड 2% दिस दैट, वो आप देख लेना। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि अगर आपकी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलता है तो फ़ायदा क्या होता है। जैसे आम आदमी पार्टी को मिला, गुजरात इलेक्शन के बाद उसको जो भी वोट शेयर या सीट जीतने थे उसका कोटा खत्म हो गया। तो पहला, उनका जो भी चुनावी चिन्ह हो, इलेक्शन सिंबल जैसे झाड़ू, तो दूसरा कोई पक्ष किसी भी स्टेट में उसको यूज़ नहीं कर सकता, ये सिर्फ उनका ही अब हो जाएगा। फिर दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर जब भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं इलेक्शन रिलेटेड तो इनको एक अलग से स्लॉट मिलेगा, वो उनका अधिकार होगा। फिर ये अपने स्टार कैंपेनर रख सकते हैं। मान लीजिए बाकी सब नॉर्मल पार्टी 20 कैंपेनर रख सके, तो इनको बोला जाए तुम 40 रख सकते हो। और उनके जो भी ट्रैवल के खर्चे होंगे, सफ़र के खर्चे, वो उम्मीदवार के चुनावी खर्च में नहीं गिनेंगे। वो आप पॉलिटी में आराम से देखना कि हर एक कैंडिडेट विधानसभा या लोकसभा
के चुनाव के प्रचार के लिए कितना पैसा खर्च कर सकता है, 40 लाख 50 लाख। तो उसमें उसको प्रमोट करने के लिए इन्फ्लुएंसर के रूप में ये जो बाहर से स्टार कैंपेनर बुलाया, कि मान लीजिए गुजरात में अभी विधानसभा चुनाव थे और उसमें हरभजन सिंह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की इन्फ्लुएंसर के रूप में आके बात करे, तो क्या हरभजन का वो होटल और ट्रैवल का खर्चा इस कैंडिडेट के कोटे में गिना जाएगा कि नहीं, तो उसमें उसको माफ़ी मिलती। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं उसमें, कि आपको वो मतदाताओं का सब रोल वाला रजिस्टर मिलेगा वगैरह, वो सारी चीज़ें पीडीएफ फाइल में दी है, आप डाउनलोड करके इसको आराम से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। फेडरलिज्म, संघवाद, मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार और दो राज्यों के बीच में कुछ लड़ाई या बाउंड्री रिलेटेड कुछ उनके मसले चल रहे हैं उसमें। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर ये आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना, यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी बना मतलब वहाँ आईएएस ऑफिसर द्वारा पूरा कामकाज चलता है। तो उनके सब एमपी का ये कहना है कि अब ये आईएएस ऑफिसर का ही उधर तो दबदबा है, और स्थानिक नेता जो अपनी बात रखना चाहते हैं कम्युनिटी के लिए, तो उसकी कोई सुनने वाला है नहीं। तो हम चाहते हैं कि हमारे लद्दाख को छठी अनुसूची में 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए, कि जहाँ पर आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, वहाँ अलग से एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने की बात हो, ताकि उनके जो भी मैरिज डाइवोर्स लैंड ओनरशिप, कि बाहर का कोई आदमी हमारी ज़मीन खरीद सकता है कि नहीं, अलग अलग अपराधों में क्या सज़ा हो सके, शराबबंदी होगी कि नहीं, ऐसी अलग अलग लीगल मैटर्स पे हमारा खुद का चले, ऐसी उनकी मांग है। तो वो सिक्स शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल पांचवी अनुसूची क्या होता है, कि असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा वाले राज्य, कि जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन हो वहाँ पर भी ऐसा किया जाए, और उधर गवर्नर को एक्स्ट्रा पावर दिए जाते हैं। तो मान लीजिए मध्य प्रदेश या गुजरात के अंदर कि ये वाले डिस्ट्रिक्ट या एरिया को फिफ्थ शेड्यूल में रखा जाता है, उसका मतलब कि वहाँ गवर्नर और गवर्नर के नीचे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और आईएएस ऑफिसर्स, उनका शासन होगा, स्टेट गवर्नमेंट की पावर वहाँ पर थोड़ी सीमित हो जाएगी। तो ये हुआ सिक्स शेड्यूल की लड़ाई। आगे नॉर्थ ईस्ट में आसाम और मेघालय के बीच बॉर्डर सीमा विवाद, वो पहले भी था, फिर कुछ बार ये होता है ये कोई टिम्बर माफिया क्रॉस करा था, इनके पुलिस वालों ने गोली मारी, फिर कुछ और तनाव हुआ, वो चलते रहते। वो पूरा मैटर क्या है और उसमें क्या चल रहा है वो सब पीडीएफ फाइल में दिया, आराम से देख लेना। उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा के कुछ जिलों को अलग करके हमें अलग राज्य चाहिए, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, ऐसी एक मांग चल रही है। उसके आसपास क्या उनकी मांग है और सरकार के क्या कदम उठाए जा रहे हैं, वो सब दिया है, पीडीएफ फाइल में देख लेना। सो दैट इज़ फेडरलिज्म एंड सम इश्यूज। उसके बाद अभी ये दिसंबर महीने में संसद का शीत सत्र, विंटर सेशन था, तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिल्स यानी विधेयक लाए गए। एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल, समंदर में ये पायरेसी करोगे, लूट मचाओगे, और अगर उसमें कोई भी ऐसा जो मुसाफिर है पैसेंजर है उसकी मौत हो गई, तो ये जो पायरेट है उसको पक्का फांसी दी जाएगी। कंपलसरी डेथ पेनल्टी इफ पायरेसी रिजल्ट्स इनटू डेथ ऑफ एनी पर्सन। तो आपके यहाँ ये तो बराबर है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अब ये भी याद करो कि भारत में फांसी किस केस में दी जाती है, तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। अभी कुछ मानव अधिकार वाले बोल रहे हैं कि नहीं, तो ये तो पायरेसी तो होते रहते, वो तो नॉर्मल चीज़ है, अब उसमें कोई मर गया तो वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कैसे हुआ। और यहाँ पर तो कानून ये कह रहा है नहीं, कंपलसरी हर एक को फांसी देंगे उस केस में। तो मतलब ये सब चीज़ बराबर नहीं हो रही। सो दैट इज़ वन एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल। दूसरा चल रहा है जन विश्वास अमेंडमेंट और प्रोविजन बिल। वो ऐसा है, एक ही बिल लाए जिसकी मदद से 42 अलग अलग कानूनों को सुधार कर दिया। वो ऐसा कि आप एंड्रॉयड या एप्पल फ़ोन के अंदर उसके प्ले स्टोर में आप जाएं और ऐप आपने 25 ऐप डालें, 25 का अपडेट आए, एक ही बटन दबाओ 25 अपडेट हो जाए, ऐसी बात। फॉर एग्जाम्पल ये जन विश्वास बिल की मदद से उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सुधार किया। पहले ये था कि आप किसी व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया में जाहिर कर देते थे, जिसको कुछ डॉक्सिंग कहा जाता है, तो आपको 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता था। अब कहा कि नहीं, जेल नहीं होगी, सिर्फ 25 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। तो यहाँ पर क्या थोड़ा ईज ऑफ लिविंग की, कुछ बार गलती से तो नहीं पर मतलब उसने किया हो लेकिन उसको कॉन्सिक्वेंस की इतनी गंभीरता पता ना हो, बाबू सोना टाइप कोई हो, तो फिर उसको 3 साल तक जेल ठीक करना, तो जेल कितनी अपनी ओवर क्राउडेड हो जाएगी, और क्या उसकी जवानी उतनी भी जेल में बिताना ठीक होगा कि नहीं वगैरह, ऐसा सोच के उन्होंने कि अब से जेल नहीं सिर्फ जुर्माना होगा। तो यानी ईज ऑफ लिविंग बढ़ाया जाएगा।
जीवन में सुगमता। हालांकि कुछ जगह पर ऐसा है कि सजा कम भी, माफ कीजिए, बढ़ा भी दी गई है। फॉर एग्जांपल पेटेंट एक्ट 1970 में कोई कंपनी झूठे दावे करती है तो पहले उसको 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है, अभी 10 लाख तक। तो अलग अलग कुछ जगह ऐसा किया है कि सजा कम की गई है, कुछ जगह ऐसा कि सजा बढ़ाई गई है। सो दैट इज जन विश्वास बिल। उसके बाद आपको पता वो वास्तव मूवी आई थी जिसमें रघु और उसका ये मित्र 1.5 फुटिया वो पाव भाजी की दुकान चलाते थे, लेकिन फ्रैक्चर बांडिया जो था उसका छोटा भाई मुफ्त की पाव भाजी खाता था लेकिन फिर पैसा नहीं देता था। फिर लड़ाई हुई और इन लोगों ने उसको मार दिया था। तो फिर वो कोर्ट में जजमेंट और जस्टिस लेने नहीं गए, ये लोग गए थे वो सुलेमान मांडवली बादशाह के पास। तो ये क्या है, आर्बिट्रेशन हो रहा है। तो भारत में ऐसा आर्बिट्रेशन की सब सिस्टम को और बेहतर करने के लिए एक सेंटर बनाया जाए, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, NDIAC। उसका काम क्या होगा, इस टाइप का नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का आर्बिट्रेशन। ऑफकोर्स मर्डर के अंदर नहीं हो सकता, पर जो कंपनियों के बीच विवाद चलते हैं या सरकार और कंपनियों के बीच विवाद चलते हैं उसमें उसको जस्टिस कोर्ट की जगह बाहर ही आरंभ आपस में समझौता कर ले, ऐसी चीज़ होगी। तो उसको डेवलप करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये संस्था को थोड़े पावर बढ़ाए जाएँ, कुछ काम दिया जाए, वो सब मामला है। ये सब चीज़ों मित्रों एक एक लाइन में करना है, फिर एकदम उसकी बारीक बारीक आप फीचर तैयार करने बैठेंगे, ऑफकोर्स देयर इज़ अ स्कोप की कुछ पूछ ले, एक हद से ज़्यादा उसमें जाने में मज़ा नहीं फिर, क्योंकि बाकी के आपके सब्जेक्ट फिर रह जाएंगे। हम लोग देख रहे हैं कि विंटर सेशन में कौन कौन से बिल आए। मेरी टाइम पायरेसी देखा, जन विश्वास देखा, ये सब मांडवली वाला देखा। अभी एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, उसमें एक तो चीज़ ये है कि कार्बन क्रेडिट मार्केट के कुछ रूल्स उसमें सरकार क्या बना सकती है, उसके पावर स्पष्ट किए गए या बढ़ाए गए। कार्बन क्रेडिट क्या होता है, मान लीजिए मैं एक कंपनी चलाऊँ और मैं उसमें पहले 100 टन CO2 एमिट कर रहा था, फिर मैं कोई अच्छी सी टेक्नोलॉजी ले के आऊँ, कुछ पेड़ पौधे लगा दूँ और मैंने उसमें 80 टन ही अब मैं CO2 प्रदूषण कर रहा हूँ, तो मैंने जो 20 सेव कर दिया उसका मुझे सर्टिफिकेट मिले। और फिर सामने आपकी कंपनी के ऊपर कोटा लगाओ कि आपने भी 20 कम करना है लेकिन आप कर नहीं पाए, तो फिर या तो आप पर पेनल्टी लगेगी या मैं आपको अपने सर्टिफिकेट बेच दूं और आप उस हिसाब से आपस में सेटल कर लो। तो वो सब कार्बन क्रेडिट मार्केट है, उसके रूल्स को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर कुछ टेक्निकल बातें होंगी। फिर ये कहा गया कि ऐसा कार्बन क्रेडिट मार्केट के रूल्स गवर्नमेंट बनाएगी, और जो ऐसी डेजिग्नेटेड कंपनीज, फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, XYZ, उन्होंने कंपलसरीली कार्बन क्रेडिट मार्केट का यूज़ करना होगा। तीसरा, व्हीकल की एनर्जी एफिशिएंसी या एनर्जी कंजम्पशन क्या होना चाहिए, एकदम खटारा गाड़ी हो कि 1 लीटर में सिर्फ 1 ही किलोमीटर चलती है और उसमें भी इतना धुआं फैलाती हो कि, तो उस पर सरकार कुछ एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड फिक्स कर सकती है। और अगर आपकी गाड़ी उससे ज़्यादा बेकार है या कंपनी ही ऐसा बेकार गाड़ी बना रही है तो उन सब पे जुर्माना हो सकता है। ऐसे कुछ प्रोविज़न एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल में है। अब कुछ मैंने बताया उससे ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें होंगी, वो तो आप इधर देख लेना PDF फाइल में। फिर कुछ झारखंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु, उसमें कुछ समुदायों को अब से इनको भी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस और रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, ऐसे अनाउंसमेंट हुए। तो उसमें क्या प्रोविज़न है, क्या विधानसभा बोल सकती है या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करते हैं, उसके बाद चेंज करना हो तो पार्लियामेंट से करना होता है, वो जो भी, तो वो सब टेक्निकल चीज़ें दी हैं PDF हैंडआउट में, आप आराम से देख लेना। ये लिस्ट भी दिया है, तो क्या हमको ये लिस्ट तैयार करना चाहिए। उसमें भी तो चीज़ ऐसी है कि अगर हम पुराने पेपर देखें तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, PVTGS, उसके बारे में पूछने का रिवाज रहा है कि ये वाला समुदाय यहाँ पाया, जैसे वो जरावा, शोम्पेन, तो क्या वो अंडमान में दिखते हैं, निकोबार में है, लक्षद्वीप में पाए जाते हैं, उसके बारे में प्रश्न आते हैं। ये बाकी जो शेड्यूल ट्राइब है उसका ऐसा पूछने का रिवाज थोड़ा कम है। फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए ह्यूमन ज्योग्राफी और उसके बारे में। तो हम लोग देख रहे थे पॉलिटी, राइट्स इशू, जुडिशरी, पार्लियामेंट, इलेक्शन, फेडरलिज्म, विंटर बिल देखा, आखिरी मुद्दा बचता है गवर्नेंस, मतलब इधर उधर के ऑर्गेनाइजेशन और सरकारी रूल्स वगैरह कुछ किया। तो वैसे तो FM रेडियो पर आप कुछ भी गाने बजा सकते हैं, करेक्ट, लेकिन सरकार ने, पहले तो पंजाब सरकार ने भी ऐसा अनाउंस किया था कि आजकल ये बहुत सारे ऐसी जो भी अल्कोहल, ड्रग, वेपन, गैंगस्टरगिरी, उसको ग्लोरीफाई करने वाले जो भी रैप सॉन्ग बनाए जा रहे हैं उसको आप नहीं बजा सकते, ऐसा पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने बोला था। अभी यूनियन गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है, प्रोग्राम कोड फॉर ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स, कि ऐसे सब जो भी गाने हैं वो FM रेडियो पर नहीं बजा सकते।
मतलब एफएम रेडियो का जो भी डीजे है, रेडियो जॉकी है, जो कंपनी, उन्होंने नहीं बजाने। अगर वो बजा रहे हैं और आप सुन रहे हैं तो आपकी बात नहीं हो रही ऑडियंस के रूप में, उन कंपनियों की बात हो रही। ऐसा प्रेस और मीडिया में और आगे चलें तो प्रिंटेड न्यूज़पेपर के अंदर गलत फेक न्यूज़ नहीं जा रही है, बायस्ड न्यूज़ नहीं जा रही है, उसको रेगुलेट करने के लिए कोई है कि नहीं? तो जब हाँ, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है और वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी, कानून से द्वारा बनाई गई संस्था है। अब उसके मुकाबले अगर डिजिटल कोई वेबसाइट हो जैसे कोबरा पोस्ट वगैरह, जिसका प्रिंटेड न्यूज़पेपर नहीं लेकिन डिजिटल उसकी न्यूज़ वेबसाइट है, तो वहाँ पर फेक न्यूज़ नहीं चल रहा है, उसको कैसे रेगुलेट करें? ऑफकोर्स उसके लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, उन सब के अपने अपने रूल्स कुछ ना कुछ चलते हैं। लेकिन इन लोगों ने कहा कि हम खुद अपने गले पे घंटी बांध लेते हैं, जिसको हम कहेंगे सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। तो ऐसे सब डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट वालों ने अपनी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई है, जिसका नाम है पद्मा, प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन। तो इसलिए ये नया बना, इसलिए चर्चा में। अच्छा, इसके मुकाबले अगर टेलीविज़न में ये एनडीटीवी, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक, उसमें ऐसा हेट स्पीच, बायस न्यूज़ वो चल रहा है, तो उसके खिलाफ कंप्लेन करनी हो तो उन्होंने भी अपनी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, मतलब हम खुद से ही अपने ऊपर एक नियंत्रक संस्था अपने सब लोगों की बना देते हैं। उसका नाम क्या है? न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, दैट इज़ फॉर टीवी न्यूज़। फिर टीवी में एंटरटेनमेंट चैलेंज है, जैसे ये बालिका वधू सीरियल आए और मैं कहूँ नहीं ये तो चाइल्ड मैरिज को ग्लोरीफाई कर रहा है, मुझे शिकायत करनी है, तो उसके वास्ते उन्होंने भी अपनी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई है, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल। और उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में भी आप शिकायत कर सकते हैं। और आखिर में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, मतलब इंटरनेट के सहारे जो आप पर टीवी चैनल तो आप समझते हैं, उसका जो भी सैटेलाइट से अलग उसका सब रेडियो वेव आता है आपके डिश पे, लेकिन आपके इंटरनेट की मदद से ही आपको एंटरटेनमेंट जो वीडियो दिखे, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार वगैरह, ऐसे ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के रेगुलेशन के लिए क्या, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग कुछ काम देखती है। बीच में कुछ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी भी देख रही थी, तो इनकी आपस में कुछ चलती रहती। तो ये थे गवर्नेंस के मुद्दे। और भी छोटी छोटी चीज़ होंगी, वो आप पीडीएफ में देखना। कुछ तो ऐसा है कि वो एक एक दो दो लाइन आप खुद पढ़ से समझ सके, तो मैं उसकी स्लाइड्स बनाने बैठा नहीं। तो पॉलिटिक ख़त्म हुआ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो इकोनॉमी, उसके बाद आया डिफेंस वगैरह, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेट्स क्रैक इट।